नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। कोलकाता रेप और हत्या मामले में दिल दहला देने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पीड़िता के साथ पार की गई थी हैवानियत की हदें। शरीर पर मिले 14 से ज्यादा चोट के निशान। भाजपा ने मांगा ममता का इस्तीफा। कोलकाता कांड के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों का विरोध, प्रदर्शन जारी। आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों का दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन। लोगों को सड़क पर मुफ्त ओपीडी सुविधा। महिला सुरक्षा पर घिरती जा रही है ममता सरकार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राज्य की महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर जताई चिंता। सीबीआई ने तेज की महिला डॉक्टर रेप और हत्या मामले की जांच। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पीएसयू बैंकों के साथ बड़ी बैठक। बेहतर संचालन और डिपॉजिट में तेजी लाने जैसे मुद्दों पर हो सकता है मंथन। साइबर सुरक्षा और वित्तीय समावेशन पर भी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में छात्रों और शिक्षकों के साथ मनाया रक्षाबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। देश भर में राखी की जबरदस्त धूम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की दिल्ली में अपनी नेपाली समकक्ष से मुलाकात। आरजू राणा टेगुआ से वार्ता में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। भारत नेपाल सहयोग बढ़ाने पर जोर। और अब विस्तार से समाचार। कोलकाता रेप और हत्या मामले में पीड़िता की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। समाचार एजेंसी आईएनएस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान होने की बात कही गई है। रिपोर्ट पढ़कर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 9 अगस्त की रात को आरोपी ने पीड़िता के साथ क्या हैवानियत की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका के सिर, गाल, होंठ, नाक, दाहिना जबड़ा, ठोड़ी, गर्दन, बायां हाथ, बायां कंधा, बायां घुटना, टखना और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। वहीं पीड़िता के शरीर के अंदरूनी हिस्सों में भी चोटें आई हैं। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि पीड़िता का कई बार यौन उत्पीड़न किया गया। इसके साथ ये भी बताया गया कि दोनों हाथों से गला घोंटकर पीड़िता की जान ली गई थी। भाजपा ने कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। भाजपा ने कहा कि ममता खुद मुख्यमंत्री हैं, साथ ही उनके पास ही गृह और चिकित्सा मंत्रालय भी हैं। ऐसे में घटना में इंसाफ को लेकर हो रही देरी शर्मनाक है। और आज ये प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद ये है इंसाफ, इस्तीफा और इकबाल। इंसाफ मिलेगा जो हमारी बहन है जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। कोलकाता रेप और हत्या मामले में पीड़िता की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। समाचार एजेंसी आईएनएस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान होने की बात कही गई है। रिपोर्ट पढ़कर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 9 अगस्त की रात को आरोपी ने पीड़िता के साथ क्या हैवानियत की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका के सिर, गाल, होंठ, नाक, दाहिना जबड़ा, ठोड़ी, गर्दन, बायां हाथ, बायां कंधा, बायां घुटना, टखना और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। वहीं पीड़िता के शरीर के अंदरूनी हिस्सों में भी चोटें आई हैं। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि पीड़िता का कई बार यौन उत्पीड़न किया गया। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि दोनों हाथों से गला घोंटकर पीड़िता की जान ली गई थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले खुलासे सामने आए हैं। पीड़िता की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। समाचार एजेंसी आईएनएस ने ये रिपोर्ट साझा की है, जिसमें मृतका के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान हैं, जो दिखाते हैं पीड़िता के साथ हुई हैवानियत और दरिंदगी। पीड़िता के सिर, कंधे, टखने और निजी अंगों पर चोट के निशान मिले हैं। जब ऐसा जघन्य अपराध हो और जो विपक्षी दल हैं वो ओछी, घटिया, हल्की और सस्ती राजनीति करने लगे तो जनता इनको माफ करेगी नहीं। और मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले राहुल गांधी, RG does not stand for Rahul Gandhi anymore. And I'll tell you why. Rahul Gandhi, you put the entire country to shame. First by your deafening silence, and after that by an absurd tweet to indulge in vulture politics. भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जानबूझकर जांच को प्रभावित करने और सच को छिपाए जाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि पोस्टमार्टम करने में खामियां, त्रुटिपूर्ण वीडियोग्राफी और पीड़िता के शरीर पर चोटों से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण में चूक की गई, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। जिस रात अपराध हुआ उस रात घटनास्थल पर मौजूद लोगों की गवाही में विसंगतियां और भी इसे जटिल बना रही हैं। सीबीआई के लिए अभी तक ये चुनौती है कि गिरफ्तार संदिग्ध को सेमिनार कक्ष में पीड़िता की मौजूदगी के बारे में किसने सूचित किया था और पुलिस को सूचना देने के बाद वो 40 मिनट देर से क्यों पहुंची। क्या ये घटना को कवर अप करने की कोशिश थी? शव का अंतिम संस्कार करने की जल्दबाजी करना, दूसरी बार पोस्टमार्टम कराए जाने की संभावना को खत्म करने जैसा था। ममता बनर्जी के प्रशासन और उनके मंत्रियों द्वारा सबूतों को नष्ट करना तथा न्याय को नष्ट करने जैसा है। देश में सबसे कुशल जांच निकायों में से एक होने के बावजूद सीबीआई के लिए जांच करना कठिन हो रहा है। सत्ता और भ्रष्टाचार का ये गठजोड़ ममता बनर्जी और उनकी तथाकथित पुलिस को अन्याय के अग्रदूत के रूप में उजागर करता है। हर गुजरते दिन के साथ ममता बनर्जी के जंगल राज के तहत बंगाल की गौरवशाली विरासत दम तोड़ रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रक्षाबंधन पर राजभवन में महिला नेताओं और डॉक्टरों से मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। राज्यपाल ने कहा कि आज हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा का संकल्प लेना होगा। राज्यपाल बोस ने कहा कि हम अपनी बहनों के प्रति अपने मिशन में विफल रहे हैं। Calcutta High Court is reported to have said about absolute breakdown in the state machinery. If this is the case, corrective measures have to be there. You know, the Constitution of India has enough strength and resilience to take care of any situation. In Bengal, democracy is degenerating into democracy. This cannot go on. Today we have to take a pledge that we will commit ourselves to protect our daughters, our mothers, our sisters. That is the minimum which a civilized society should do. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। बंगाल ने अपनी महिलाओं को नाकाम कर दिया है। समाज नहीं बल्कि मौजूदा सरकार ने अपनी महिलाओं को नाकाम किया है। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. और
अभी अभी एक खबर आ रही है इस पूरे मामले में। ये खबर हम आपको बता देते हैं, कोलकाता रेप हत्या मामले में ये बड़ी खबर है जो कोलकाता रेप हत्या मामले में आई है। मुख्य आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दे दी गई है। तो जो इसके मुख्य आरोपी है उसके पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दे दी गई है। अदालत ने मुख्य आरोपी के टेस्ट को अनुमति दी है। कोर्ट ने संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दे दी है। कोलकाता रेप हत्या मामले में बड़ी खबर, आजीकर मामले में गिरफ्तार हैं संजय रॉय और मुख्य आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी अदालत ने दे दी है। हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, लगातार मामले में अब तेजी आ रही है। अदालत ने मुख्य आरोपी के टेस्ट की अनुमति दे दी है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल रमा, ये जो संजय राय जिसे कोलकाता पुलिस ने मुख्य आरोपी के हिसाब से गिरफ्तार की, उसी को अभी मुख्य आरोपी के हिसाब से सीबीआई ने भी अपने कस्टडी में ले लिया है। सीबीआई अपना काम शुरू करने के बाद अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, तो इसी को एक मुख्य आरोपी के हिसाब से मानकर सीबीआई अपना जांच आगे बढ़ा रहा है। और इसी जांच की हिस्सा के हिसाब से पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहता था सीबीआई, और इसी हिसाब से इस इलाका का जो दायरे में आता है, जो कोर्ट के दायरे में, वो सियालदा कोर्ट है। सियालदा कोर्ट में याचिका डाला गया था कि संजय राय का जो उनके अनुमति लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जो आरोपी है उसका सहमति होना जरूरी है। सहमति के बाद सियालदा कोर्ट में याचिका डाला गया था और आज थोड़ी देर पहले हमें यह खबर मिला है कि सियालदा कोर्ट की तरफ से ये संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मंजूरी दे दिया गया है। ये इस मामले में, इस तहकीकात में एक काफी बड़ा कदम है और शायद हो सकता है कि आज ही पॉलीग्राफ टेस्ट हो। सीजीओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस कॉम्प्लेक्स बताया जाता है, वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेक में, वहीं पे हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये पॉलीग्राफ टेस्ट हो, क्योंकि कई दिनों से सीबीआई की, पिछले 2 दिनों से सीबीआई की जो जांच की तरीका है उससे लग रहा था कि पॉलीग्राफ, शायद ये पॉलीग्राफ की जो ऑप्शन है सीबीआई की तरफ से, ये भी आजमा कर देखा जाएगा। और आखिर तक यही हम लोग बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जब सियालदा कोर्ट ने इसका मंजूरी दे दिया है, तब हम कह सकते हैं कि अब और एक कदम आगे बढ़ा सीबीआई, और ये मुख्य आरोपी, तथाकथित मुख्य आरोपी जिसको कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो उस मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है आज शाम को ही होना शुरू हो जाए। रमा, प्रसन्नजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद कितना इस मामले में आगे बढ़ने में और मदद मिलेगी? हाँ देखिए, क्योंकि ये जो संजय राय को कोलकाता पुलिस ने सामने खड़ा किया है, तो इसके बारे में बताया जा रहा था कि ये ऐसे खूंखार अपराधी है कि किस तरह से बात कर रहा है, कि किस तरह से बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये काफी समझना सीबीआई के लिए एक चैलेंजिंग था। इसीलिए जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है, वो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट को दिल्ली से बुलाया गया था, और शायद क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का जो सेशंस है, वो सेशंस के बाद ही ये पॉलीग्राफ टेस्ट का एक फैसला लिया गया था। और जाहिर सा बात है कि पॉलीग्राफ टेस्ट इस तरह की क्राइम को सुलझाने के लिए एक अहम एक तरीका होता है, साइंटिफिक तरीका होता है, और आशा किया जा सकता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई को 2 कदम आगे बढ़ा देगा। बिल्कुल प्रसन्नजीत, जैसा कि इस पूरे मामले में देखा है हमने शुरुआत से ही, कहीं ना कहीं जो आरोपियों को बचाने की कोशिश, कहीं ना कहीं जो सबूतों को नष्ट करने की कोशिश है, बीजेपी ने भी इसमें गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई के सामने भी बड़ा चैलेंज है। हाँ बिल्कुल चैलेंज है, लेकिन क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले तो जैसे हम बार बार आलोचना कर रहे हैं, सबसे पहले ये जो पीड़िता है, इनका दाह संस्कार करना ये जरूरी समझा कोलकाता पुलिस ने। दूसरी बात, जो सेमिनार हॉल क्राइम सीन है उसका सामने और आजू बाजू में जो दीवार तोड़ने की काम अचानक रेनोवेशन के नाम पर पीडब्ल्यूडी, जिनको 6-6 महीना, साल भर जिनका दिखाई नहीं मिलता है, वो पीडब्ल्यूडी आके यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। फिर जो वहां पे प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपल को वहां से हटाकर दूसरे जगह पे भेजा गया और दूसरे जगह पे अपने ताकत के साथ वहां पे उनको फिर से रिहेबिलिटेट किया गया। तो ये सब कुछ देखकर
लोगों को लगा कि किसी ना किसी तरह से सबूत मिटाने की, और बाद में 14 तारीख रात को जो गुंडों का हमला है, वहां पे वैंडलिज्म है, तो ये चारों घटना को मिलाकर लोगों की मन में ये शक पैदा हो गया था, एवं शक नहीं, वो यकीन में बदल गया है कि ये पूरी तरह से सबूत को मिटाने की एक कोशिश है। इसीलिए ना सीबीआई को तुरंत, जब सीबीआई सुबह अदालत की आदेश के बाद तुरंत सुबह पहुंच गई, सीबीआई अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि सीबीआई को समझ में आ गया था कि उनके लिए काम काफी कठिन है, क्योंकि सबूत मिटाने की पूरी कोशिश किया गया है। तो अब जितने सारे 3D स्कैनिंग हो, चाहे हो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे हो पॉलीग्राफ हो, आधुनिक क्रिमिनोलॉजी का जितना जितना हथकंडे अपनाया जा सकता है सीबीआई की तरफ से, वो किया जा रहा है। रमा, बिल्कुल प्रसन्नजीत, इस बारे में ये जानना भी बेहद अहम होगा कि जिस तरह सेमिनार हॉल में जो पीड़िता थी वो मौजूद थी, उनके होने की सूचना वहाँ पर देना आरोपी को, और उसके साथ ही फिर जब ये घटना हो जाती है, जब इसको देखा जाता है, और उसके बाद पुलिस का भी 40 मिनट देर से पहुंचना, ये भी अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? हाँ, देखिए, सीबीआई को इसके बारे में जानकारी है, लेकिन सीबीआई की कहना है कि अभी इसके बारे में हम खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए 2-3 बातें। एक तो है कि जैसे आपने कह रही थी कि वहां पे पीड़िता है, इसके बारे में किसको पता चला, कैसे पता चला? जितने लोग, अगर एक आरोपी है या 2-4 आरोपी है, सब लोगों को कैसे पता चला? तो इसीलिए सबका फोन जो नंबर है, फोन नंबर को टैली करके सीबीआई की तरफ से दिखा जा रहा है कि उसका लोकेशन किस वक्त पे कहां पे, और दूसरी बात है कौन किसको फोन कर रहा है, ये सारे के सारे चेक किया जा रहा है। उस दिन नाइट शिफ्ट में जितने सारे लोग थे, ऊपर से जो मरीजों का जो जिसको पेशेंट पार्टी कहला जाता है, वो पेशेंट पार्टी को भी बुलाया जा रहा है कि आप लोगों ने कोई चीख की आवाज सुनी है क्या, और क्या क्या इस चारों तरफ से। तो अब उसके बाद जब उन पीड़िता की माता पिता सुबह पहुंचे, उसके बाद अपने बेटी का डेड बॉडी देखने के लिए उन लोगों को 3 घंटा इंतजार कराया गया, यह भी एक आरोप है। तो ये सारे देखने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे सबूत मिटाने की कोशिश किया गया था, और सीबीआई को इसीलिए काफी पुख्ता चैलेंज की सामना करना पड़ रहा है। रमा, बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रसन्नजीत, हमारे साथ अमरेंद्र गुप्ता भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, लगातार जो डॉक्टरों का प्रदर्शन है उसे कवर कर रहे हैं। अमरेंद्र, अब जब आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट को अदालत ने निर्देश दे दिया है, इसके लिए क्या कुछ प्रतिक्रिया डॉक्टर्स में इसे लेकर? देखिए, डॉक्टरों को पहले दिन से, जब से घटना ये हुई और उसके बाद से जब ये मामला सीबीआई के पास पहुंचा, डॉक्टरों में काफ़ी सेटिस्फेक्शन है। अभी मैं सुबह से जब भी बात कर रहा हूं तो डॉक्टरों को सीबीआई पे खासा ट्रस्ट है, लेकिन वो इस मामले में फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं और त्वरित न्याय की बात कर रहे हैं। और जो उनका ये प्रदर्शन है वो इसी बात को लेके है कि जो उनकी जो मांगे हैं उसमें सिक्योरिटी एक मांग हो। और अभी का मैं एक अपडेट बता देता हूँ, ये सुबह से ये धरना स्टार्ट जब हुआ तो अभी जो है इनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है बाहर निकल के आया है। हेल्थ मंत्रालय के सेक्रेटरी के साथ इनकी बातचीत हुई है, और उस बातचीत का जो मूल सार ये है कि कल चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुमोटो लिया है, और कल जो सुप्रीम कोर्ट है इस मामले में अपना जजमेंट देगी, तो इनको कहा गया है हेल्थ सेक्रेटरी की ओर से, जैसा कि ऑफिशियली डॉक्टर अपर्णा है जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, जिन्होंने अभी आकर मीडिया से बात की, उन्होंने ये बताया कि जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने इनकी सारी मांगों को सुना, और जितने रेजिडेंट एसोसिएशन के जो हेड्स हैं वो बैठे थे 8 लोग, उनके साथ जो वार्तालाप हुई उसमें हेल्थ सेक्रेटरी ने इनसे साफ तौर पर कहा है कि हम आपके मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। इसमें चूंकि कल मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कल इस पर फैसला आना है उस मामले में, तो आप कल का वेट करिए। और दूसरा जो है सीपीए को लेके एक बड़ी बात इन्होंने कही है डॉक्टर अपर्णा ने कि जो ड्राफ्ट है उसके लिए आप लोग का एक ड्राफ्ट चाहिए, यानी कि रेजिडेंट डॉक्टर से ही एक ड्राफ्ट मांगा है कि आप उसमें क्या क्या प्रावधान चाहते हैं वो ड्राफ्ट के साथ आइए, और उस पर भी हम लोग एक पॉजिटिव बात करेंगे। तो ये 2 अपडेट है। और उसके बाद अभी डॉक्टर अपर्णा ने जो है यहाँ जितने डॉक्टर्स हैं उनको ये बोला है कि आज के लिए वो लोग अब स्ट्राइक को यहाँ से खत्म करके अपने अपने हॉस्पिटल्स और अपने मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी ये स्ट्राइक जारी है। हम यहाँ से आज जा रहे हैं लेकिन हमारी स्ट्राइक जारी है, और हमारा ये साफ तौर पर संकेत है कि हमारी लड़ाई तब तक नहीं
नहीं खत्म होगी जब तक हमें कोई फुल एश्योरेंस नहीं मिलता। और दूसरी बात इन्होंने एक और कही कि थोड़ी देर बाद यानी कि अब से कुछ घंटे बाद हो सकता है हेल्थ मिनिस्ट्री जो है इस मामले में कोई प्रेस रिलीज जारी करे या कुछ निर्देश जारी करे, जैसा कि उन्होंने मीटिंग से बाहर आके मीडिया को बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनसे जो हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि हम इस मामले में क्लियर डायरेक्शन अभी देने वाले हैं, यानी कि कुछ ना कुछ प्रेस रिलीज के माध्यम से बताने वाले हैं कि जो मीटिंग हुई और जो भी उनके जो पक्ष हैं यानी कि डॉक्टर्स के जो पक्ष हैं उस पर क्या क्या बात हुई। तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी इस पर कुछ चीजें निर्देश के साथ दे सकता है। तो ये बड़ा अपडेट है। और दूसरी बात जो रमा, जो जिस तरह से ये डॉक्टर लगातार आपने देखा कि 8वां दिन है और 8 दिन से लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी साफ तौर पर कुछ जेन्युइन मांगे हैं जिसको मिनिस्ट्री ने साफ तौर पर एड्रेस किया और संवेदना के साथ लिया है। इनकी पहली जेन्युइन मांग थी कि भाई आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। और आपने जैसा बताया कि अभी जो है पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुए हैं और बाकी सारी चीजें हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने खुद सो मोटो लिया जिसपे कल फैसला होना है। और इसके अलावा जो सेफ्टी एनवायरनमेंट है काम करने का और खासकर जो हेल्थ वर्कर्स में फीमेल हेल्थ वर्कर हैं, जैसा कि आपको पता है कि ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं या जो डॉक्टर हैं खासकर, इनकी कोई एक लिमिट नहीं होती काम करने की। ये 12 घंटे 24 घंटे 48 घंटे तक काम करते हैं। तो इनको वो सेफ माहौल मिले काम करने का, यानी कि जब ये काम के दौरान अगर खाली हैं तो इनको बैठने के लिए सही स्थान मिले, कहीं यहाँ रेस्ट रूम हो। और जब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पेशेंट को देखने जाते हैं उस दौरान सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, उस बात को भी लगातार उठा रहे हैं कि सेफ माहौल मिले। और सीपीए वाले माहौल पे जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट की जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो मीटिंग खत्म हुई है उसमें एश्योरेंस दिया गया है कि हम सीपीए पे भी बात करेंगे। तो कुल मिला के एक ये बड़ा अपडेट है। और जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरों में भी खासा सेटिस्फेक्शन है। जब ये लोग इनके जो हेड्स के साथ इनकी अभी बातचीत हुई थी, अभी हालांकि डॉक्टर यहाँ से हटे नहीं है, डॉक्टरों को बोला गया कि वो लोग निकल जाएं और कल जो है एक बड़ी जीवीएम होगी, इनकी कॉमन एक मीटिंग होगी और उसमें आगे किस तरह से इस पर स्टैंड लेना है और किस तरह स्ट्राइक चलेगी उस पर बात की है। ओवरऑल जिस तरह का अंदर से मैसेज आया है कि अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने और खासकर हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि आपने आपके हर मुद्दों को सुना है और चूंकि कल मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उसके जजमेंट के बाद और उनकी जो कुछ डायरेक्शन है वो देने वाले हैं। कैसा आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त? पिछली मीटिंग में भी उन्होंने ऐसे बताया था कि वो कंसीडर करेंगे और बताएंगे, बट कोई भी ठोस हमें एश्योरेंस या ऑर्डिनेंस जो कि हमारी मांग है वो नहीं हुआ है। तो अभी हम कल तक जो उनका प्रेस रिलीज़ है मिनिस्ट्री का और कल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उनकी वेट करेंगे और तब तक के लिए हमारी स्ट्राइक जारी है। अगर उनसे कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता है और वो इसको ऑर्डिनेंस बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं तो हम तुरंत स्ट्राइक बंद करने के लिए रेडी हैं, हमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। पर जो हमारी मांग है वो बहुत जेन्युइन है। तो ऑर्डिनेंस और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है हम देख लेते हैं, जस्टिस के लिए वो क्या बोलते हैं कल, बाकी कल जो होगा हम आपको बताएंगे। वैसे अमरेंद्र, सुप्रीम कोर्ट का ये वेट करेंगे जैसा कि हेल्थ सेक्रेटरी ने भी बोला और सारे डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं। किस तरह की अब जब जो ये अभी की जो वार्तालाप हुई है और जिसका जो निष्कर्ष आया उसके बाद आपका क्या कहना है? पहले चीज़ है कि जो अभी हेल्थ मिनिस्ट्री का जो भी अश्योरेंस दिए है वो हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। सीपीए के अलावा या ऑर्डिनेंस के अलावा हम उसके नीचे कुछ भी मानेंगे नहीं। रमा, कुल मिला के कहा जाए तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने वैसे इनको एश्योर किया और जो इनके जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो हेड्स हैं जो अभी निकल के आए वो मंत्रालय की तरफ से लगातार इस मामले में जो वार्ता हो रही है, लगातार जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी अहम हो जाते हैं। प्रसन्नजीत, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस पूरे केस को हम देखते हैं, राज्य सरकार का जो रवैया है अपने आप में काफ़ी उस पर जो संदेह है वो व्यक्त किया जा रहा है और जो डॉक्टर्स का आक्रोश है वो भी इसी वजह से है। क्या कुछ जानकारी अब है, क्या कुछ स्टेटमेंट्स वहाँ से आ रहे हैं और अगर नहीं आ रहे हैं तो चुप क्यों है राज्य सरकार? देखिए रमा, एक अजीब सा स्टेटमेंट परसों सरकार की तरफ से दिया गया था जिसके बाद पूरे डॉक्टर की जो कम्युनिटी है उनका वो तो गुस्से से हंसने लगे क्योंकि सरकार की तरफ से बताया गया था कि ये महिला डॉक्टर जो है इनको 12 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा। अब ये इस तरह से एक स्टेट कभी इस तरह की डिसीजन ले सकता है कि नहीं, मुझे पता नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि सरकार ने एक यूनिट में 2-2 लेडी डॉक्टर रखेंगे पीजीटी। ये भी कैसे हो सकता है किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि और लेडी डॉक्टर से नाइट ड्यूटी नहीं कराया जाएगा। अब मैं दर्शक से अनुमति लेके और आपसे अनुमति लेके एक बात कहना चाहूंगा कि इत्तेफाक से मेरा बेटा डॉक्टर है, तो उन्होंने पूछा
कि पापा अगर किसी पीजीटी डिपार्टमेंट में हर एक जो पीजीटी है वो लेडीज हो जाए, और चाहे वो पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट हो वो सारे की सारे पीजीटी लेडी हो जाए, तो नाइट ड्यूटी फिर करेंगे कौन? मतलब आप सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। और इसका मतलब यह है कि मरीज जो है, मरीज को खुला छोड़ के आप सिर्फ दिन में ड्यूटी कराएंगे और पीजीटी रात को ड्यूटी नहीं करेंगे, तो पीजीटी रात को ड्यूटी नहीं करेंगे तो करेगा कौन? तो ये अजीब सा एक बयान प्रदेश सरकार की तरफ से लाया गया था परसों, लेकिन उसके बाद गुस्से से ये डॉक्टर, रेसिडेंट डॉक्टर, पीजीटी इतना हंसने लगे कि उसके बाद से सरकार ने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा, या शायद हो सकता है कि इस बार कम से कम ममता बनर्जी को हेल्थ मिनिस्टर के हिसाब से थोड़ा शर्म आने लगे, तो इसके बारे में और आगे चर्चा नहीं हुआ। रमा, बिल्कुल, मुख्यमंत्री है, महिला है, और वहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी उनके हाथ में है। उसके बावजूद, क्योंकि तमाम जो घटनाक्रम आए हैं, हमने देखा कि वो खुद भी वहां पर प्रदर्शन को लेकर निकली, तो किसके खिलाफ वो कर रही थी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल था। और इस तरह के फैसले लेना, ये क्या कुछ दिखाता है? क्या अभी भी इस मामले में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका निकलना बाकी है, जिन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल रमा, मैंने एक तो ये कहानी आपको बताया कि ये परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश किया गया था कि हम महिलाओं के लिए कितना कुछ सोच रहे हैं और इसीलिए महिलाओं को नाइट ड्यूटी करना नहीं पड़ेगा। अब कल की घटना आपको बताऊं, जो बंगाली हो, एक समझना, ये महसूस करना काफी जरूरी है, क्योंकि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल, कोलकाता को मेक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल बताया जाता है, और हिंदुस्तान में सबसे पुरानी जो फुटबॉल टीम है, एक है मोहन बागान और एक है ईस्ट बंगाल, दोनों ही 100 साल से पुराना है। और इन लोगों का कल मुकाबला होने वाला था यहां के सॉल्ट लेक स्टेडियम में, जिसे डार्बी मैच कहला जाता है। जैसे रेस कोर्स में डार्बी होता है, वैसे फुटबॉल में हिंदुस्तान में ये मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की मैच को डार्बी मैच कहला जाता है। और ये दोनों का तो जो समर्थक है वो कभी भी पिछले 100 साल में कभी भी आमने सामने आए ही नहीं है, ये इतना एक दूसरे के खिलाफ है। लेकिन कल की मैच के पहले सोशल मीडिया में एक कैंपेन चला कि इस बार हम स्टेडियम में जाके हमारे बहन के लिए जस्टिस चाहेंगे, तो ममता बनर्जी डर गई। 1.5 घंटा की ये जो मैच है, इस मैच को उन्होंने कैंसिल करा दी। नतीजा ऐसा हुआ कि 1.5 घंटा की मैच तो उन्होंने कैंसिल कर दी, लेकिन हजारों समर्थक, ये पिछले 100 साल में पहली बार ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के समर्थक एक साथ होके शाम को 4 बजे से रात को 12 बजे तक कोलकाता की रास्ते पर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। तो बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। प्रसन्नजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो सीबीआई की जांच है अब आगे बढ़ रही है, और क्या कुछ जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, किस तरह के जो ऑप्शन है उन्हें खंगाला जा रहा है? देखिए, एक तो है कि डॉक्टर संदीप घोष आज 4th डे है, जिनको सुबह 10 या 11 बजे सीबीआई के ऑफिस में हाजिर होने के लिए बताया गया है। कल भी उनके साथ करीब 15-16 घंटा पूछताछ किया गया है। उनका हाजिरी जरूरी है इसीलिए क्योंकि ऐसे सीबीआई की तरफ से माना जा रहा है कि संजय राय को दिखावे के लिए कल कोलकाता पुलिस की तरफ से खड़ा किया गया था। लेकिन ये सारे के सारे पीछे जो दिमाग है, ये किसी ना किसी डॉक्टर संदीप घोष के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ये डॉक्टर संदीप घोष को बाजू में रखकर जितने सारे विटनेसेस है, जितने सारे संदिग्ध है, सबको लाके उनके बात के साथ, उनके जो जुबानी है उसके साथ, और संजय राय और संदीप घोष, ये सब कुछ एक साथ चेक और क्रॉस चेक करना, और इसका जो साइंटिफिक एनालिसिस है वो करना, इसका जो फोन, इन लोगों का जो फोन कॉल्स है, फोन की लोकेशंस है, ये सारे चीज को खंगाला, ये सारे चीज काम अभी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है, और अब आगे जाके ये पॉलीग्राफ टेस्ट। रमा, आप नजर बनाए रखें। प्रसन्नजीत, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी वहां से देने के लिए। अमरेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है।
काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है, लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत मलेरिया, टीबी और HIV के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में 15 देशों के नीति निर्माताओं और दवा नियामकों के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत विकासशील देशों के हेल्थ केयर गैप को भरने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के 200 देशों को दवा सप्लाई करता है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने दवा सुरक्षा निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया। Our generic drugs help to treat diseases like malaria, HIV/AIDS and tuberculosis, which are usually considered as health problems of the developing countries. And India is committed for the continued support for eradication of these disease conditions. This contribution underscores India's commitment to the global health and its responsibility in bridging the healthcare gap in the developing nations. और अब बात रक्षाबंधन की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में देश भर से आए तकरीबन 600 स्कूली विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। स्थानीय वस्त्रों में सजे विद्यार्थियों ने राष्ट्रपति को भेंट स्वरूप कई उपहार दिए। राष्ट्रपति के साथ सभी ने फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी किया। इस दौरान उन्होंने सरहद की सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का आह्वान किया। स्कूलों से आए हुए सभी प्यारे छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं सभी को राखी पर्व के बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज बॉर्डर पे सुरक्षाकर्मी हम लोगों का रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, उनको भी बांधना चाहिए। इसी साल हम कुछ राखी उनको भेजे हैं। राष्ट्रपति के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के बाद विद्यार्थी काफ़ी प्रसन्न दिखे। राखी पर राष्ट्रपति से भेंट करना विद्यार्थियों के लिए सपना सच होने जैसा था। बहुत अच्छा लगा, मैम की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैम ने कहा था कि बच्चे ही फ्यूचर है, तो मेरे दिल में बहुत होप जागी कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को मिला और उनको मैं राखी बांधा। मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुश महसूस हो रहा है। हम लोगों ने उनको राखी बांधा, इसलिए बहुत खुश लग रहा है और यह हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आके उनके साथ ये प्यारा सा त्यौहार पालन किए। राष्ट्रपति महोदय ने जो हमें भाई बहन की राखी के ऊपर जो संदेश दिया वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। हमें राष्ट्रपति को राखी बांध के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। वी आर सो लकी जो हमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मिलने का अवसर प्रदान हुआ और यहाँ पे आके मतलब हमें जो अनुभव हुआ है वो इससे पहले ये हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज स्कूली बच्चों से राखी बंधवाई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, समस्त देशवासियों को भाई बहन के असीम स्नेह के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आप सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख, समृद्धि एवं सौभाग्य लेकर आए।
रक्षाबंधन के पर्व पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पाकिस्तान से आए ऐसे अल्पसंख्यक शरणार्थियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जिन्हें सीएए के तहत भारत की नागरिकता दी गई है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पाकिस्तान से आए पूर्व शरणार्थी नागरिक, महिलाएं, बच्चे शामिल हुए। इस मौके पर हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने सरहद पार से आए उन लोगों से बात की जिन्होंने लंबे समय तक पाकिस्तान में प्रताड़ना झेली और फिर भारत में नागरिकता के लिए लंबा इंतजार किया। सीएए लागू होने के बाद उनके इस इंतजार का सुखद परिणाम उन्हें मिला और वो भारत के नागरिक बनाए गए। रक्षाबंधन का पावन पर्व है और इस पर्व को मनाने के लिए इस समय खास लोग हमारे साथ हैं। ऐसे लोग जो कि वर्षों तक पाकिस्तान में प्रताड़ित होते रहे, लेकिन अब उन्हें सीएए कानून के तहत नागरिकता मिल गई है और कुछ ऐसे जिनको नागरिकता मिलने वाली है, यानी कि प्रक्रिया में है पूरी जो नागरिकता की प्रोसेस है। और ऐसे लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आप आई हैं और क्या नाम आपका है और आपको नागरिकता मिल चुकी है? जी, मेरा नाम है रानी टंडो मोहम्मद खान। टंडो मोहम्मद खान नागरिकता 2011 में आए थे, हमारे को नागरिकता बिल पास हमारा हो गया। आप पाकिस्तान में रहती थी, कहाँ रहती थी, क्या समस्याएं होती थी आपको वहाँ पर? पाकिस्तान में रहते थे, वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं थी बच्चों की। यहाँ पढ़ाने के लिए बच्चों को आए हैं, नागरिकता मिल गई। हम 2013 में आए थे, बस अभी अच्छा है, नागरिकता मिल गई। जो कानून बना है नागरिकता का, उसको कितना महत्वपूर्ण मानती हैं आप? अच्छा मानते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, नागरिकता मिल गई। जिससे आए हैं वहाँ से 10 साल हो गए, 11 साल चल रहा है। हम 2014 में आए थे हम। बस जब मेरे सास ससुर आ गए तो हम पे आगे बच्चों को पढ़ाई लिखाई जैसे वहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए सहायता बहुत हो रही है। वहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता ना? लिखने देते थे तो पढ़ने जैसे ज़्यादा पढ़ते नहीं, लड़कियाँ पढ़ते नहीं, लड़के पढ़ते थे। बस 5वीं तक 6ठी तक पढ़ते थे, ज़्यादा नहीं पढ़ाई कर सकते थे। आपसे परिवार से कितने लोग यहाँ पर आए हैं, कौन कौन हैं? मेरे सास ससुर है और हम आए हैं, बस 18 लोग थे हम। बिल्कुल, तो पूरा परिवार जो है वो उसको नागरिकता जो है वो मिल चुकी है और ऐसे ही और भी लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं? श्रवण कुमार है, पाकिस्तान से हैदराबाद से आया हुआ था जी। आके हमें तो बहुत खुशी हुई है। 2013 में आए थे, जब नागरिकता के लिए हमने अप्लाई करी थी शुरू से ही। जब बाबा मोदी आया तो और हमारी छाती जोड़ी हो गई। आते आते आज उसकी कृपा से राम, लक्ष्मण और हनुमान तीनों आ गए हमारे लिए। तो आज मेरे को नागरिकता मिल गई है, 15 दिन पहले मिल गई है। अब भगवान का शुक्र है, जो उनका शुक्रगुजार हूँ मोदी, नरेंद्र मोदी का, जो है ये हमारी सहायता कर दी है। तो आप लोग को वहाँ पे क्या समस्याएं झेलनी पड़ती थी पाकिस्तान में? वहीं पे तो वही तो पुराना जो चलता है, मारकाट, बेटी बहू पे इज्जत पे हाथ डालना, मुसलमान बनाना, दिक्कत देना, ये सब चलती थी वहीं पे। तो अभी तो और ज़्यादा बढ़ गई है। अब जो हमारे रिश्तेदार फंस रहे हैं वो भी अभी आना चाह रहे हैं, लेकिन किसको वीज़ा मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। यहीं से वीज़ा अप्लाई करवा के फिर बुलाना पड़ता है। अभी भी आ रहे हैं, कम से कम 8-10 दिन में 25-30 परिवार आ चुके हैं अभी भी। जो कानून बनाया है सरकार ने, नागरिकता के लिए कानून बनाया है, सीए कानून बनाया है, उसको किस तरह देखते हैं आप? बहुत अच्छी तरीके से, जैसे भगवान की तरह देखते हैं। और हमें तो मिली तो हमें तो बहुत खुशी है। हम एक ऐसी बच्ची से आपको मिलाएंगे जिनका नाम नागरिकता है, उसके बारे में उनकी जो बुआ है वो बताएंगी। बताइए कैसे इनका नाम नागरिकता पड़ा और आपको नागरिकता मिल चुकी है, कितनी खुशी है आप लोगों को? क्या नाम आपका? मेरा नाम यशोदा है और मैं 2013 में आए थे। जब मोदी जी ने ऐलान किया था जो भी जैसे हमारे हिंदू भाई हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। और उस दिन से जैसे ये बच्ची जो नागरिकता, मेरी भाई की लड़की है, इसका नाम नागरिकता रख दिया था। तो उसी दिन से हम इसको नागरिकता, और मोदी जी ने भी बहुत, उसको भी खुशी हुई, बोला कि जो भारत में आए हैं जो पाकिस्तान से, वो ना बच्ची का नाम नागरिकता, जब जन्म भी उसी दिन हुआ था इसका। फिर मोदी जी ने ऐलान किया, जब बोला कि जिसकी पहले नागरिकता है तो यशोदा जी की, हम उनसे मिलना चाहते, हम मिले भी थे मोदी जी को। और धन्यवाद, उसने भी बहुत बहुत दुआएं दी और हमने भी बहुत दिल से, हम बहुत खुश हैं अपने परिवार में। जी बिल्कुल। बेटा क्या नाम आपका? नागरिकता। नागरिकता नाम है। पढ़ाई करती हो? कौन सी कक्षा में पढ़ती हो, क्लास में? केजी। केजी में। खुश हो आप? अच्छा,
तो ये देखिए, ये वो बच्ची है जिसका नाम नागरिकता रखा गया, और ये जो शरणार्थी थे पाकिस्तान से जो आए थे उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था भारत में नागरिकता, आप इससे समझ सकते हैं। और इस बच्ची का ही नाम जब ऐलान हुआ, जब नागरिकता को लेकर, तो इस बच्ची का नाम जो है वो नागरिकता रखा गया। और आज ये सभी जो शरणार्थी जो आए हुए थे, आज नागरिकता मिलने के बाद काफ़ी खुश हैं। इसमें कुछ ऐसे भी हैं शरणार्थी जो कि अभी रह रहे हैं, उनकी जो नागरिकता की जो प्रोसेस है वो चल रही है, और कुछ दिनों में उन्हें भी जो है नागरिकता कानून के तहत नागरिकता मिल जाएगी। कैमरामैन पीयूष के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज़, दिल्ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीए से नागरिकता प्राप्त महिलाओं और बच्चों से राखी बंधवाकर उन्हें उपहार देकर शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीए लागू करके पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। पीएम मोदी ने आज अपने आवास पर स्कूली बच्चों के साथ राखी का त्योहार मनाया। आइए आपको दिखाते हैं वो दृश्य। आज मैं पहली बार मोदी जी से मिल रही हूँ और मैं उनको लाइव सामने देखूंगी, अपने हाथों से राखी बांधूंगी उन्हें। मुझे बहुत खुशी हो रही है। राखी आई खुशियाँ लाई, बहन आज फूली ना संभाई, राखी रोली और मिठाई सबसे थाली, खूब सजाई बांधे भाई की कलाई पर धागा, भाई से बहन लेती है वादा, राखी की लाज भैया निभाना, बहन को कभी भूल ना जाना। बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद बेटा। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे। क्या फोटो है ये? एक पेड़ माँ के नाम। अच्छा, बहुत बढ़िया बना है तूने। मुझे आपको हक करने का। आओ बेटा। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बारी छू सकती हो बेटा, छू सकती हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। एक और दे सकते, मेरी बहनों को भी चाहिए। अच्छा, वो मंदिर जाते हैं ना, प्रसाद लेते हैं तो बोलते हैं एक मेरे भाई के लिए भी दे दो। सर, आपने हम सबको एक विकसित भारत का सपना दिखाया हाँ। स्वतंत्रता दिवस पे। हम कैसे इसमें योगदान दे सकते हैं? स्वस्थ रहना चाहिए, फिर स्वच्छता रहनी चाहिए तो समाज स्वस्थ रहता है। बहुत पढ़ना चाहिए और जो भी करें कुछ न कुछ किसी की भलाई के लिए करें। देश के लिए क्या करोगे? मम्मी कहती हो दूध पियो तो नहीं पीती हो। मैं पीती हूँ, तुम्हें 2 बार। हाँ, सब्जी खाने के लिए कह रही हो तो सब्जी नहीं खाती हो। फेवरेट कलर कौन सा है? आज तुमने ये पहना तो आज मेरा ये फेवरेट कलर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनसे मिलूंगी, उनके हाथ पे राखी बांधूंगी। पहले मैं इतनी डर सी गई थी कि अब क्या होगा, मैं उनसे मिल पाऊंगी कैसे। फिर जब उन्होंने मुझसे बात की तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
तो प्रधानमंत्री ने छोटे बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार और बच्चे भी इस मौके पर काफ़ी खुश दिखे। प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत भी की और अपने ही अंदाज में प्रधानमंत्री के साथ बातचीत से बच्चों में जो उत्साह था वो अपने आप में देखने लायक था। आगे बढ़ेंगे। लेटरल एंट्री को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों की राजनीति पर सरकार ने करारा पलटवार किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस को आईना दिखाया। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार में ही इस व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लेटरल एंट्री मामले पर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि लेटरल एंट्री मामले पर कांग्रेस सिर्फ पाखंड कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती की अवधारणा विचार यूपीए ने विकसित किया था और उसी के कार्यकाल में यह आया था। इसके बाद दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में स्थापित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की थी। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में लेटरल एंट्री के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 45 पदों पर संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यकाल की देन बताकर विपक्ष पर हमला बोला, तो कांग्रेस, सपा समेत तमाम दल इसे ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण को खत्म करने की साजिश कहकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार ने 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधी भर्ती के जरिए सरकारी भूमिकाओं में विशेषज्ञों की नियुक्ति की थी, लेकिन तब विपक्ष ने इस प्रक्रिया का विरोध तक नहीं किया था। आइए जानते हैं कि लेटरल एंट्री है क्या, जिसको लेकर सियासत गर्म है। आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? लेटरल एंट्री का अर्थ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सीधी भर्ती से है। लेटरल एंट्री से केंद्र सरकार के मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों पर होती है भर्ती। वैश्वीकरण से शासन की प्रक्रिया जटिल होने से कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता और कौशल की मांग पहले से ज्यादा बढ़ी है। अर्थव्यवस्था और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में थिंक टैंक्स की आवश्यकता महसूस हुई। कई विभागों में विशिष्ट प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता। लेटरल एंट्री की अवधारणा पहली बार यूपीए के कार्यकाल में आई। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका समर्थन किया था। साल 2005 में प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एआरसी को भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने लेटरल एंट्री को लागू करने के पक्ष में कुछ तर्क दिए। ब्यूरोक्रेसी को गति देने के लिए निजी क्षेत्र से विशेषज्ञों की तलाश जरूरी। पारंपरिक सिविल सेवाओं के भीतर कुछ सरकारी भूमिकाओं के लिए विशेष ज्ञान की जरूरत। लेटरल एंट्री से विशेषज्ञों का एक पूल तैयार होगा। विषय विशेषज्ञ अर्थशास्त्र, वित्त, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति जैसे क्षेत्रों में नए दृष्टिकोण और विशेषज्ञता लाएंगे। सिविल सेवा की अखंडता और लोकाचार को बनाए रखते हुए विशेषज्ञ कौशल का मिलेगा लाभ। हालांकि इससे पहले भी प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी। 1966 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना। 1970 में पेश की गई अंतिम रिपोर्ट मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली प्रशासनिक सुधार आयोग ने तैयार किया था आधार। आयोग ने लेटरल एंट्री की नहीं की थी कोई वकालत। हालांकि बाद में केंद्र सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाने लगा, जिसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गईं और इसी तर्ज पर कई अन्य विशेषज्ञों को सरकार के सचिवों के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। लेटरल एंट्री योजना औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू हुई। 2018 में सरकार ने संयुक्त सचिवों और निदेशकों जैसे वरिष्ठ पदों के लिए विशेषज्ञों के आवेदन मांगे थे। ये पहली बार था कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के पेशावरों को इसमें मौका दिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एनडीए सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका बनाया है, जिसमें भर्ती यूपीएससी के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आज विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जा रहा है। इसका लक्ष्य फोटोग्राफी की कला, शिल्प, विज्ञान और इतिहास का उत्सव मनाना है। इस वर्ष के विश्व फोटोग्राफी दिवस की थीम है एक संपूर्ण दिन। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कहते हैं कि तस्वीरें हालात बयां करती हैं। मानव के इतिहास के साथ ही चित्रकारी का भी उद्भव हो गया था, लेकिन फोटोग्राफी के आविष्कार से पहले दुनिया में चित्रकार जो तस्वीरें बनाते थे
अक्सर ये तस्वीरें चित्रकार का तस्वुर होती थी, जिसमें सजीवता के स्थान पर रचनात्मकता ज्यादा होती थी। फोटोग्राफी ने न सिर्फ हमें सजीव तस्वीरों को दिखाया, बल्कि इसने हमारा दुनिया को देखने का पूरा नजरिया भी बदल दिया। यूं कहा जाए कि आधुनिक दुनिया में फोटोग्राफी के आविष्कार का वही स्थान है जो मानव सभ्यता में पहिए के आविष्कार का है, तो ये गलत नहीं होगा। अभी देखो फोटोग्राफी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, और डेवलपमेंट का साथ साथ जैसे सब कुछ को विकास होते रहते, हर एक काम का भी विकास होते रहते, सब अच्छा प्रोग्रेस भी होते रहते, सबको नया रास्ता भी मिलते रहते। पहली बार 19 अगस्त 2010 को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया था। इस आयोजन ने पहला आधिकारिक विश्व फोटोग्राफी दिवस चिन्हित किया। दुनिया की पहली तस्वीर डागुएरियो टाइप प्रक्रिया से तैयार की गई थी। डागुएरियो टाइप प्रक्रिया को सन 1837 में फ्रांसीसी लुइस डागुएरे और जोसेफ नाइसफोर्ड निप्स द्वारा विकसित किया गया था। 9 जनवरी 1839 को फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज ने डागुएरियो टाइप प्रक्रिया की घोषणा की थी। 19 अगस्त को फ्रांस की सरकार ने पेटेंट खरीदा और आविष्कार को दुनिया के लिए मुफ्त उपहार के रूप में घोषित किया। दुनिया की पहली तस्वीर नाइसफोर्ड निप्स ने कागज के एक टुकड़े पर सिल्वर क्लोराइड कोटिंग का उपयोग करके बनाई थी। हालांकि तस्वीर अंततः पूरी तरह से काली हो गई, क्योंकि उन्हें तस्वीर को संरक्षित करने के लिए कागज से सिल्वर क्लोराइड हटाने का कोई तरीका नहीं पता था। तब एक रसायन वैज्ञानिक जोसेफ हर्शेल ने सोडियम थायोसल्फेट की मदद से डार्क रूम की तस्वीरों को रोशनी में सुरक्षित रखने का तरीका इजाद किया था। फोटोग्राफी डार्क रूम में इन्वेंट हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसे रोशनी में लेके आते थे वो पिक्चर काली हो जाती थी। ये केमिकल जो बिल्कुल मिश्री जैसा लगता है, सोडियम थायोसल्फेट, पॉपुलरली नोन एज हाइपो, इस केमिकल में जब आखिरी बार पिक्चर डेवलप होने के बाद इसके पानी में डाला जाता था, पिक्चर स्टेबल हो गई। इस केमिकल के बारे में जिसने हमें बताया वो शख्स बिल्कुल गुमनाम है, उसका नाम है सर जॉन हर्शल। समय के साथ फोटोग्राफी में सुधार हुआ है। कई लोगों के लिए यह एक शगल से एक पूर्ण करियर में बदल गया है। फोटोग्राफी ने इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाओं को दस्तावेजित करने का भी काम किया है। निजी पलों और कहानियों को फिल्म में कैद करके हम अपने जीवन और अपनी दुनिया का एक विजुअल रिकॉर्ड बना रहे हैं। हमारे वर्तमान माहौल में फोटोग्राफी पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह हमें यादों को कैद करने और संरक्षित करने, दूसरों से जुड़ने और इतिहास को दस्तावेजित करने में मदद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वंदे भारतम वंदे च संस्कृतम। आज संस्कृत दिवस है। आइए संस्कृत दिवस के विशेष अवसर पर संस्कृत भाषा की विशेषताओं और उसकी वैज्ञानिकता के बारे में जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। संस्कृत वह भाषा जो स्वयं में भारतीयता की अद्वितीय पहचान है या विशेष अभिज्ञान है, जिसके विपुल वाङ्मय द्वारा न केवल भारत अपितु समस्त विश्व का कल्याण होता रहा है। इसलिए संसार की अनेक वर्तमान भाषाओं के बीच अत्याधुनिक तकनीक के युग में विभिन्न कृत्रिम भाषाओं की भी सहज उपस्थिति हम देख पाते हैं। पर जब बात भाषागत उत्कर्ष की हो, उसकी अद्वितीयता की हो, तो स्वयं ही संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता की परख हर एक भाषा प्रेमी को होती ही है। संस्कृत भाषा का निर्माण संसार के 195 देशों में बोली जाने वाली अन्य समस्त भाषाओं से बिल्कुल अलग, विशिष्ट और वैज्ञानिक तरीके से हुआ है। अन्य देशों में जहाँ शब्दों का निर्माण और उनके अर्थों का विकास हुआ, वहीं भारत में ऋषियों ने यह जानने की कोशिश की कि हमारा मस्तिष्क कैसे शब्दों को ग्रहण करता है, उनका अर्थ समझता है, शब्दों का भंडारण करता है और फिर आवश्यकता के अनुसार उनका प्रयोग करता है। इस वैज्ञानिक संस्कृत भाषा के विपुल साहित्य और इससे जुड़ी भारतीय संस्कृति की महनीयता तो अब पुनः आधुनिक विश्व के समक्ष भी अधिक स्पष्ट हो रही है। 21वीं सदी में यदि विश्व को आगे बढ़ना है तो मानी हुई बात है कि वह भाषा जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा में से, सर्वाधिक कालजयी भाषा में से, सर्वाधिक समृद्ध साहित्य की भाषा, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की सबसे बड़ी भाषा, अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं होता तो क्या हम हल्दी का पेटेंट जीत पाते? हम तुलसी का पेटेंट जीत पाते? और आज यदि हम शोध करना चाहें
तो योगासन को हमें समझना है तो कैसे संभव है कि हम षट दर्शन समझे बगैर समझ लेंगे। जहां एक ओर अन्य वैश्विक संस्कृतियों की ज्ञान राशियों के संग्रहण और संरक्षण हेतु विशाल ग्रंथागारों या पुस्तकालयों के निर्माण पर ही अधिक ध्यान देने की प्रवृत्ति दिखती है, वहीं युग युगांतरों से वंश वंशांतरों तक भारतीय संस्कृति में सन्निहित अनुपम ज्ञान निधियों का प्रचार और प्रसार उत्कृष्ट मेधा शक्ति संपन्न संस्कृत प्रयोक्ताओं द्वारा संभव होता रहा। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हुए अनेक शोधों से यह तथ्य अधिक स्पष्ट हो गया है कि संस्कृत भाषा का उच्चारणगत तथा स्मरण परक प्रभाव इतना होता है कि मस्तिष्क स्वयं अधिक सक्रिय होकर मनुष्य की बुद्धि की संग्राहकता और प्रत्युत्पन्न मतित्व को अन्य भाषाओं के प्रयोक्ताओं की अपेक्षा अधिक उत्कर्षपूर्ण स्थिति की ओर ले जाता है। MRI स्कैनिंग करने पर यह पाया गया कि जो वेद पाठी रहे हमारे 7-8 वर्षों का अनुभव रखने वाले, इन सभी के मस्तिष्क के वो हिस्से जो बोधगम्यता अर्थात कॉग्निटिव पावर, स्मृति दक्षता अर्थात मेमोरी पावर से संबंध रखते थे, वहाँ ग्रे मैटर की डेंसिटी लगभग 10% तक बढ़ी हुई पाई। कहने का अर्थ है कि हमारे वेद पाठी न केवल बुद्धिमान हो रहे थे बल्कि स्मृतिवान भी हो रहे थे। We found really large differences in their gray matter and cortical thickness between the two groups. So this is what's called a cross-sectional study, and cross-sectional studies show you that the phenomenon that you're interested in. So in this case, we're looking, is there some relationship of the brain plasticity or the changes in gray matter that might occur from this practice. इन्हीं विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर संस्कृत प्राणभूत वैदिक मंत्रोच्चार के विशिष्ट प्रभाव को यूनेस्को ने भी स्वीकृत करते हुए सन 2003 में इसे मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया था। निश्चय ही संस्कृत भाषा द्वारा मस्तिष्क पर होने वाले अत्यंत सकारात्मक प्रभाव को संस्कृत मर्मज्ञ व भारतीय प्राच्यविद भी प्रायोगिक रूप से सिद्ध न करते हुए भी योग, सांख्य आदि शास्त्रों के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से सिद्ध कर दे रहे हैं, यह अवश्य समझा जा सकता है। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। संस्कृत दिवस के अवसर पर समस्त डीडी न्यूज़ परिवार की ओर से डीडी न्यूज़ की महानिदेशक प्रिया कुमार ने अपनी शुभकामनाएं प्रकट की। वंदे संस्कृत मातरम। विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर समस्त डीडी न्यूज़ परिवार की ओर से सभी को अनंत शुभकामनाएं। डीडी न्यूज़ आपसे अपने संस्कृत कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ा रहता है। आप भी हम सबसे जुड़े रहिए। संस्कृतानुरागिनः सर्वे संस्कृते सन्तु लसन्तु विलसन्तु च, जयतु संस्कृतम। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।